मैं शांतनु श्रीवास्तव चंपारण की एक ऐसी धरती से निवास करता हूँ जो पौराणिक ही नहीं वैदिक काल से कहिए वैदिक युग से ये धरती इससे धराधाम पर अवस्थित है। ये राजा सगर की धरती रही है, जो भगवान राम के पूर्वज थे उनकी धरती रही है। ये ध्रुव की तपस्थली रही है और ये पांडव की धरती रही है। जब पांडव वन पर्व के तहत विराटनगर जा रहे थे तो उस क्रम में यहाँ सोमेश्वरनाथ मंदिर में माता द्रौपदी ने प्रथम पूजा किया था, जो इंद्र चंद्रमा के द्वारा स्थापित बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर। ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक धरती का विकास समाज आज तक नहीं हो पाया। बहुत सारे नेतृत्वकर्ता आए, बहुत सारी पार्टियां आई आजादी के बाद, बहुत सारे लोग यहाँ आए, बहुत सारे नेतृत्वकर्ता यहाँ कार्य किए, बड़े बड़े पदों पर पदस्थापित रहे। कोई किसी पद का मंत्री रहा, कोई पर्यटन मंत्री रहा, कोई कृषि मंत्री रहा, कोई रेल मंत्री रहा। विभिन्न पदों पर रह के भी ऐसी ऐतिहासिक और ऐसी पौराणिक धरती का विकास आज तक नहीं हो पाया। आज भी चंपा अरण्य जो है वो उपेक्षित है समाज से। पूरी दुनिया में जब भी जहां भी हम जाते हैं, जैसे भारत के इस भारतीय संस्कृति के धरोहर के रूप में हम और हो सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें चंपारण मीट हाउस के नाम से जाना जाता है। ये जब सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। हम ऐसे नहीं हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर में रह रहे हैं वो आगे हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं वो गरीबी में, बेकारी में, बेरोजगारी में पिस रहे हैं। 10,000 5,000 के रुपयों के लिए ललायित हैं। यहाँ का जो नौजवान है वो भटका हुआ नौजवान है। वो नौकरी की तलाश में विभिन्न रेलगाड़ियों में, विभिन्न ट्रेनों में भर भर कर देश दुनिया के कोने कोने में जाकर उपेक्षित हो रहा है। बिहारी शब्द जो गाली एक बन गई है, उसमें चंपारण की भी बड़ी भूमिका है। यहाँ के बच्चे जाते हैं, काम करते हैं, अपने हुनर से लोगों को जो है वहाँ सारे काम करते हैं। विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न जगहों पे जाते हैं, काम करते हैं, उनकी कंपनी को लाभ भी पहुंचाते हैं। और ऐसी धरती जो है आज उपेक्षित है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? सरकारें आई गई, नई सरकारें बनी, लेकिन ये चंपारण वहीं का वहीं रहा। सिर्फ थोड़ा सड़क बना देने से, बिजली की स्थिति अच्छी कर देने से रोज विकास नहीं होता। गरीब के थाली में रोटी भी चाहिए, रोटी के साथ साथ शिक्षा भी चाहिए। शिक्षा, ऐसा शिक्षा जैसे कहा गया है, हम जैसे जानते हैं कि सिर्फ शिक्षा मिलने से व्यक्ति शिक्षार्थी बनता है, लेकिन शिक्षा और संस्कार जब एक साथ मिले तो आदमी विद्यार्थी बनता है, या विद्या का जन्म होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यहाँ के बच्चों में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ ना लघु उद्योग की शिक्षा मिल पाती है, ना कुटीर उद्योग की शिक्षा बचपन से दे पाते हैं लोग, जिस कारण से वो उपेक्षित है। ये दूसरे के यहाँ नौकरी करने, नौकर बनने के लायक बन गए हैं। ये कब तक होगा? इसी सोच के साथ मैं जब निकला तो हमारी मुलाकात इस जिले के ही एक ऐसे व्यक्तित्व से हुआ जो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना समय दिया, काम किया। विभिन्न कंपनियों के वो मालिक भी रहे हैं और अभी रसिया, नोएडा, चाइना इत्यादि जगहों में उन्होंने कंपनियां भी खोली है। और अपने सारी दुनिया घूमने के बाद ये अपने जन्म धरती पर आए और यहाँ के कष्टों को देखा, और अब हमारी बातें हुई तो उनके आंख में आंसू निकल गए। और यहाँ के लिए कुछ करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए इनके मन में जो एक संकल्प उठा। आइए उनका परिचय जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमित श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, चंपारण के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। ये आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने अभी तक अपने पूरे जीवन काल में आपने क्या क्या किया, और आगे इस धरती के लिए, इस ऐतिहासिक, पौराणिक और वैदिक धरती के लिए आप क्या करना चाहते हैं, खासकर यहाँ के नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, नवयुवतियों के लिए जो बेरोजगार है और जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि हुनर की कमी नहीं है। यहाँ के बच्चे अगर दूसरे राज्य में गए हैं, दूसरे शहरों में गए हैं, विदेशों में गए हैं, तो अपने हुनर को दिखाया है और विभिन्न उच्च पदों पर पदस्थापित हुए हैं। तो आपकी क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हैं, ये चंपारण की तमाम हमारे जो जनता जनार्दन है उनसे बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी, और आप
मैं इस वीडियो के माध्यम से चंपारण के उन तमाम वासियों को मेरा प्रणाम है, मेरा गांधीवादी प्रणाम है, मेरा साधुवाद प्रणाम है। मैं जब चंपारण अभी पिछले 1 महीने से लगातार मैं घूम रहा हूँ और इस क्रम में मुझे कई डिजिटल योद्धाओं से मुलाकात करने का मौका मिला। मेरे लिए एक प्रश्न मेरे दिल को कचोट जाता है। आपने अभी एक मेरे से प्रश्न किया कि आपका जन्म कहाँ हुआ। ये यक्ष प्रश्न जो है मेरे दिल को अंदर तक झकझोर इसलिए जाता है कि मेरी पैदाइश चंपारण की, मेरा बचपन यहाँ बीता, मैं जवान यहाँ हुआ, लेकिन पलायन की वजह से, पलायन का जो दंश है जिसको मैंने जीते जागते झेला है, जब मैं अपने गली को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को छोड़ करके, अपने दोस्तों को छोड़ करके, जब मैं इस शहर से, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो, चाहे वो कमाई के सिलसिले में हो, जब मैं इस शहर को छोड़ करके दूसरा शहर स्थानांतरित हुआ, तो अपनों को छोड़ने का जो दर्द है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये दर्द कोई महीनों और सालों का नहीं है, दशकों का है। मैं लगभग 2007 में मैंने ये शहर छोड़ी थी और आज 2025 है। इन तमाम सालों में मैं लगातार आता रहा हूँ, साल में 1 बार 2 बार, पर वापस फिर जाने का जो क्रम होता था तो माता पिता जब गेट पे मुझे विदा करने के लिए आते थे तो हमेशा उनकी आंखों में आंसू और मेरी आंखों में आंसू। बिल्कुल। एक गाने का लाइन हमें याद पड़ा, बड़ा सुंदर गजल है। वक्त का ये परिंदा जाता रहा, मैं पागल था जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर गांव मेरा मुझे याद आता रहा। ये शब्द आपके शब्द से मिला। ये पलायन की स्थिति बड़ी मजबूर कर रही है यहाँ पे लोग, यानी कि हम जो देख रहे हैं अमित से, यहाँ का लड़का जब बाहर जाता है, एक गाड़ी जाती है हमारे यहाँ से जननायक, हमने उस कष्ट को देखा है। उस जननायक में एक भी कोई स्लीपर बॉगी नहीं है और बच्चे जो हैं, बच्चे कहें या बुजुर्ग कहें, सभी एक मतलब जो बाथरूम होता है, बाथरूम के पास 2 गमछा को बांध के और उसमें सो के लटकते हुए यहाँ से जाते हैं। वो कष्ट हमने देखा है। 24 घंटा विदाउट बाथरूम गए हुए लोग अपने पलायन किए, ये कष्ट। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसी दिन पलायन के दंश से वो ग्रसित हो जाता है। वो पोलियो के दंश से बाद में ग्रसित होता है, वो बाकी बीमारियों से बाद में ग्रसित होता है, पलायन से पहले ग्रसित हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको एक किस्सा समझा करके, एक एग्जाम्पल के साथ में। उसका पिता कहीं पंजाब, कहीं बेंगलोर, कहीं मुंबई, कहीं हैदराबाद में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और वो बच्चा बिना पिता के मौजूदगी में इस संसार में जन्म लेता है, इस अभिशाप के साथ कि जब तुम भी बड़े होगे तो तुम्हें भी ऐसे ही कमाना जाने पड़ेगा। ये कितनी बड़ी एक विडंबना है कि हम 2025 में जी रहे हैं, जहां इंसान चांद पे पहुंच गया, जहां हम सूर्य को कंट्रोल करने की बात करते हैं, जहां हम धरती के स्पीड को रोक दिए हैं, लेकिन फिर भी आज भी बिहार और चंपारण, हम आज भी बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ चंपारण ने क्या नहीं दिया? क्या चंपारण ने नेता नहीं दिया? क्या चंपारण ने मंत्री विधायक नहीं दिए? क्या चंपारण ने टैक्स नहीं दिया सरकारों को? क्या चंपारण ने मोदी जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं दिया, या किसी भी सरकार को? मैं किसी एक सरकार की जवाबदेही तय नहीं कर सकता, क्योंकि आजादी के बाद देश तो आजाद हो गया, पर चंपारण आज भी गुलाम है। चंपारण आज भी वैसी सोच का गुलाम है जिसमें आप आगे बढ़ना, जिसमें आप शिक्षा की बात को सोचना, जिसमें रोजगार को स्थापित करना एक गुनाह के बराबर है। आप देखिए कि आज चंपारण से कई लोग ऐसे हैं जो देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। एक छोटे से शहर से निकल के हम लोग भी देश विदेश घूमे और कहीं ना कहीं जीवन में एक पायदान पे अपने आप को स्थापित किया। मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है, जब मैं दुनिया के विभिन्न देशों में जाता हूँ, जब उन देशों के विभिन्न शहरों में जाता हूँ और जब वो विकास देखता हूँ, जब उन गाँवों में जाता हूँ, जब वो
सरसराटी, जब गाड़ियां भागती हैं, जब विकास की जब लाइटें जलती हैं, तो मुझे कचोटता है, मेरा शहर याद आता है। मुझे ये लगता है कि क्या ये इस तरीके की व्यवस्था मेरे शहर में हो पाएगी? क्या इस तरीके की चीजें, इस तरीके की सोच हमारे शहर में स्थापित हो पाएगी क्या? आज चंपारण में, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, चंपारण इतिहास केवल वर्तमान नहीं है, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इतिहास है। गांधी जी एक बैरिस्टर था, एक बैरिस्टर थी, उस बैरिस्टर को महात्मा गांधी की कुबत रखती थी यहाँ की जनता। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। आज हम कहाँ से कहाँ है। यहाँ तो एक चीज और देखने को अवसर मिला, जो महात्मा गांधी जी के से जुड़े हुए जो भी परिक्षेत्र हैं अपने चंपारण में, वो भी आज जो विकास होना चाहिए था वैश्विक स्तर पे, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पे विकास होता तो लोग आते यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से घूमते। आज वो भी क्षेत्र जो है जहाँ जहाँ गए हैं, चंपारण या तुलपलिया हो, जीवधारा हो, विभिन्न जगहों पर उसका विकास नहीं हो। निश्चित तौर पे ये भी बड़ी जो है कष्टदायक है। निश्चित तौर पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज जो वो विभूतियों की जो बिल्डिंगें हैं और जो उनकी निशानियां हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए रो रही हैं, उनका नामो निशान मिटता जा रहा है और हम केवल और केवल जात और पात के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। हम अपने आने वाले भविष्य को लगातार खत्म किए जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि इस वर्तमान से आपका भविष्य स्थापित होगा, इस वर्तमान से आपकी भविष्य की गाथा लिखी जाएगी। ये बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत सोचनीय विषय है, इस पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। यहाँ के युवाओं को मैं खास करके इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा शांतनु भाई, कि युवाओं को ये ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और युवा को तय करना होगा समाज किस दिशा में जाएगा। क्या समाज जात की लाइन पे जाएगा या समाज विकास की लाइन पे जाएगा? समाज क्या किसी रिश्तेदारी और किसी छाप की निशान पे जाएगा? समाज शिक्षा और स्वास्थ्य के निशान पे जाएगा? ये हमें सोचना और तय करना होगा। इसलिए मैं बहुत उम्मीद से आया हूं, क्योंकि प्रशांत जी से मेरी मुलाकात और उनके विचार मेरी जीवन की दिशा को बदल करके रख दिया। मुझे ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया कि जब वो व्यक्ति जो दुनिया के किसी शहर में बड़े आराम से रह सकते थे अपने परिवार के साथ, वो आज गांव-गांव, गली-गली 5000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने वाला व्यक्ति एक भी इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। गांधी के बाद अगर किसी की तुलना होगी तो वो प्रशांत किशोर की तुलना होगी। ये मैं आपको छोटी बात नहीं कह रहा हूं। प्रशांत किशोर बनना आसान नहीं है। अगर इस देश में दूसरा गांधी नहीं हो सकते, अगर इस देश में दूसरा अब्दुल कलाम नहीं हो सकते, अगर इस देश में दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकते, तो इस देश में प्रशांत किशोर भी दूसरा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। त्याग केवल ऐशो आराम का नहीं है, त्याग परिवार का है, त्याग आने वाले भविष्य का है। अगर आप इस बात को गहराई से अगर बिहार की जनता सोचेगी कि उस व्यक्ति में भगवान न करे अगर असफलताएं मिल जाए इस राह पे, तो वो व्यक्ति की करियर क्या होगा, इस बात को गहराई से सोचने की जरूरत है। हमें और आपको अगर कोई कह दे कि भाई आप आज चलिए गांधी मैदान में एक रैली है, तो आप 50 बार हम और आप सोचेंगे कि हमारा दुकान है तो 500 रुपया हमारी दिहाड़ी खराब हो जाएगी। वो आदमी करोड़ों हजारों करोड़ रुपए को लात मार करके बिहार के भविष्य को बनाने चला है, हमारे और आपके भविष्य को बनाने चला है, हमारे कल के आने वाले भविष्य को बनाने चला है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बनाने चला है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, ये चुनाव केवल हमारा और आपका निशान और संदेश का नहीं है, ये चुनाव विचारों का चुनाव है। देखिए अमित सर, एक और बात, अभी जैसे आपने कहा कि जात और धर्म पर यहाँ के लोग वोट देते आए हैं। जात धर्म की बात अगर आती है तो धर्म का एक बहुत बड़ा स्थल जो है, जो शिक्षा के लिए भी इस क्षेत्र को अपने आप को समाया था, शिक्षा के क्षेत्र में कभी वो अग्रणीय रहा था, वो स्तर धर्म समाज चौक पर स्थित संस्कृत महाविद्यालय आज उपेक्षित है। यहाँ कहाँ गए यहाँ के धर्म के ठेकेदार, कहाँ गए यहाँ जो संस्कृति और सभ्यता और शिक्षा की दुहाई देने वाले लोग, कि वो ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़े आचार्यों को जन्म दिया, वो चंपारण की एक धरोहर थी। आज देखिए वो गजब स्थिति है उसकी। जब आप उससे वहां जाएंगे तो आपके अंदर घुसने पर आपको नाक को सिकोड़ना पड़ेगा, ऐसी नाले की गंध आती है, गांजा पीते हैं लोग, विभिन्न तरह के जो समाज के
क्या कहें उसको, ऐसे व्यक्तित्व जिसके बारे में वैसे लोग वहां बैठते हैं, जुआ खेलते हैं। कहाँ गए लोग? आज ही मैंने देखा कि संस्कृत विद्यालय की स्थिति क्या है। संस्कृत विद्यालय की स्थिति आज वही है जो समाज में चर्चा का विषय तक नहीं है। वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि इस शहर में आप 1000 लोगों की अगर सर्वे कर लें तो उसमें 900 लोगों को उस स्कूल का पता तक मालूम नहीं होगा। वो रोज उस रास्ते से गुजरते होंगे लेकिन ये कह नहीं सकते कि ये संस्कृत विद्यालय है। वो विद्यालय जरूर कह सकते हैं पर उसको संस्कृत विद्यालय, चूंकि उनको पता ही नहीं है, ये बताया ही नहीं गया, ये समझाया ही नहीं गया। धरोहर को हम एसेट के रूप में ले ही नहीं पाए। इस बात की चिंता करने की जरूरत है, इस बात को सोचने की जरूरत है। ये बहुत गंभीर विषय है। आप आज चंपारण को पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल बना सकते थे। आज आप चंपारण को एक ऐसा धरोहर पूरे विश्व के सामने रख सकते थे जहां विदेशी आ सके, जहां रोजगार मिल सके लोगों को, जहां पे आप लोगों को छोटे छोटे रोजगार, स्वरोजगार दे करके उनको इंपावर कर सकते थे। और बहुत मुश्किल, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं चंपारण को इस स्थिति में देखता हूं कि यहाँ किसी एक पार्टी की सरकार 35 साल से है, किसी एक पार्टी के नेता पर 20 सालों से है। मुझे ये बहुत दुख होता है। लोकतंत्र में, मेरा अपना मानना है, लोकतंत्र में 5 साल की ताकत दी जाती है। 5 साल के बाद आपको रीचेक किया जाता है और आप 5 साल और आपको उस रीचेक के भरोसे दिया जाता है। अगर आप 10 साल तक काम नहीं कर रहे हैं मतलब आप फेलुअर हैं। आपको अपने आप उस पद से हट जाना चाहिए, नहीं तो जनता को उनको बताना चाहिए कि लोकतंत्र में जो ताकत इन उंगलियों में दी गई है, इन उंगलियों से हम आपको आपके पद से हटा देंगे। ऐसे ऐसे बड़े पद को जेपी आंदोलन याद होगा यहाँ के लोगों को। जेपी आंदोलन से निकले हुए बहुत सारे नेतृत्वकर्ता हैं अपने यहाँ जो इस राज्य को चला रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन किए हुए हैं, वो छात्र आंदोलन में थे वहां उस समय। क्यों हुआ था वो भी उनको पता है, लेकिन आज वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि जो हुआ था कहीं आज हो जाए तो क्या होगा। आप देखिए कि बड़ी विडम्बना है सर। हम एक बार अपनी चर्चा आपको बता रहे हैं, बड़ा दुख होता है, कभी कभी हृदय कोचोटता है। एक देहरादून में हम गए थे, देहरादून के एक जगह पर चंपारण मीट हाउस लिखा था। हम लोग 2-3 लड़के थे, हमने पूछा आप कहाँ के हो, तो वो बोला कि अगल बगल चंपारण गए हो कभी? तो नहीं, चंपारण के नाम से मीट फेमस है इसलिए हम चंपारण गए। क्यों फेमस है पता है तुमको? पढ़े लिखे हो ना? पढ़े लेकिन कोई दिमाग में नहीं है चंपारण क्यों फेमस है। ये बातें जो है लाइन छू गई। क्या हम उसके लिए फेमस? हमारा इतिहास कहाँ गया? हमारे नेतृत्वकर्ता कहाँ गए? ये जो बहुत सारे लोग यहाँ हैं सर, मैं नाम नहीं लूंगा वीडियो पे, जो विभिन्न राज्यों में जाकर उस राज्य को जो है संभालते हैं, वहां के चुनाव को देखते हैं। लेकिन जब आप जाते हो वहां पे यहाँ के होके, तो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को भी तो लेके जाओ। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप देखिए कि चंपारण गांधी की धरती है। बिल्कुल, गांधी को महात्मा अगर किसी पूरी दुनिया में किसी ने बनाया है तो वो चंपारण की क्रांतिकारी धरती है। आप आज क्या हम चंपारण को, जैसे आपने कहा कि चंपारण को हम मीट हाउस के नाम से जानते हैं, क्या हम चंपारण को चरखा के नाम से नहीं जान सकते थे? बिल्कुल जान सकते थे। कि क्या चंपारण को हम मोती झील को सौंदर्यीकरण करके मोती झील के नाम से नहीं जान सकते थे? कितनी विडंबना है। ये एक चीज और अभी आपके बात से हमारे दिमाग में आई है। ये जो हमारे मोतिहारी के बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, उनको पता होगा कि एक मेन रोड में एक मोती महल था, बहुत पुरानी बिल्डिंग, रॉक्सी सिनेमा के बगल में। वो फेमस था मोती झील से निकले हुए मोतियों के कारण। आज वो भी धराशायी है, वो है नामो निशानी है। और विभिन्न प्रकार के बहुत बड़े मॉल बन गए, वो समाप्त हो गया। तो इसका विकास सर नहीं हो पाया। तो ये कैसे होगा? आपका प्लानिंग क्या है जब आप आएंगे? तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो खासकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का भी क्षेत्र जो है, ऐसा बिहार की स्थिति है कि शिक्षा तो है, लोग सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों में जा रहे हैं, बड़े प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा लेने जा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान है। वो मतलब आगे जाकर प्रफुल्लित नहीं हो रहा है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा है। वो कैसे होगा और किस प्रकार की सोच है? क्या आप यहाँ के जो बच्चे हैं उनको जन्म से, यानी जब से वो शिक्षा लेना शुरू करें, उस समय जो गुरुकुल की परंपरा रही थी, वो हमको अच्छा लगता है, कुटीर उद्योग इत्यादि भी सिखाए जाते थे। तो अभी आधुनिक समय में जो चीज चाहिए उसकी शिक्षा बचपन से अगर हम दें तो निश्चित रूप से बेरोजगारी जाएगी।
बिल्कुल निश्चित तौर आप पे तो खैर इंडस्ट्रियल हैं, इस बारे में सोचते हैं, क्या बिल्कुल। सोच रखते हैं? मैं आपको शांतनु भाई बताता हूँ कि जो आपका प्रश्न था, एक तो मोती महल के लिए, ये यहाँ के लोग, यहाँ के नेताओं और नेतृत्वकर्ता की संवेदनशीलता को दिखाता है बिल्कुल। कि क्या उनकी सोच है इस जिला में, किस तरीके से वो इस जिला को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देश दुनिया के सामने। तो ये बड़ी दुख की बात है, हम उस सोच को और उस तरीके के रोजगार को जो मोतियां बिकती थी, उनको हम धराशायी खत्म कर चुके हैं। तो ये बड़ी मतलब इस तरीके की चीजें जिला में सोचनी चाहिए लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या हम लोगों को स्वरोजगार दे करके इंपावर कर सकते हैं, क्या उनको प्राइमरी और हाई स्कूल से? बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा के लिए आज बिहार के अंदर विद्यालय तो बन गए। आज बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया है, उससे ये पूछा जाता है कि बबुआ तारा खिचड़ी मिलल है कि ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज खाना खैला कि ना, खाना खैला है कि ना। तो हमारी पेरेंट्स की भी हमारी सोच वहां तक रह गई है कि स्कूल में केवल खिचड़ी मिलेगी, स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये बहुत गंभीर विषय, न केवल चंपारण, पूरे बिहार की बात है ये। तो जब ये मैं जन स्वराज से जब जुड़ा, इन्हीं विचारों के साथ जुड़ा कि उनकी जो संवेदनशीलता है, उनका जो विचार है, उनका जो सोच है, इसके ऊपर है। उनकी प्राइमरी लिस्ट में आता है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन, और इस तरीके की सोच के साथ जो भी पार्टियां आएंगी, निश्चित तौर पे मैं और मेरे जैसे हजारों इंडस्ट्रियल लोग उनके साथ जुड़ेंगे। अब बात आती है कि मुझे जब मौका मिलता है, या जन स्वराज की सरकार जब आती है और मुझे मौका जब यहाँ से मिलेगा, तो मैं इस जिला के लिए क्या करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी अपने इंडस्ट्रियल मित्र के साथ यहाँ पे सर्वे का काम शुरू करा चुका हूँ। वो IIT रुड़की से हैं, 12-15 साल वो जर्मनी और कोरिया के अंदर रहे, हिंदुस्तान वो आए हैं, और मैं उनको पकड़ करके चंपारण लाया हूँ कि आप यहाँ देखिए कि किस तरीके की हम छोटे छोटे शुरुआत में रोजगार को स्थापित कर सकते हैं, क्या हम किस तरीके के सेक्टर्स को यहाँ पे ला सकते हैं। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, क्या वो सर्विस सेक्टर हो सकता है, क्या वो IT सेक्टर हो सकता है। इन तरीके के चीजों को मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको मैं बता नहीं सकता चंपारण मेरे हृदय के किस कोने में बसता है, ये दिखाने की चीज होती तो मैं दिखा देता आपको। मेरी संवेदनाएं इतनी है कि अगर आज भी मैं अपने शहर को छोड़ के जब दिल्ली की तरफ रवाना होता हूं तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं। तो मेरे लिए ये जीवन के प्रमुख लिस्ट नहीं, सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कुछ है। और आज मुझे मौका मिला है तो मैं निश्चित तौर पे इसको डिलीवर करूंगा चंपारण पे, चाहे इसके लिए मुझे किसी स्तर पे जाना पड़े। और जो मैंने आपको बताया कि हमने सर्वे करा चुके हैं, और जैसे ही, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज की तारीख पे आपसे संदर्भ में छिपी नहीं है बिहार के अंदर। आज एक उद्योगपति या किसी भी व्यवसायी के लिए चंपारण और अपितु पूरे बिहार के अंदर इंडस्ट्री लगाना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। एक व्यवसायी के साथ साथ वो परिवार वाला भी है, उसको अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। तो जैसे प्रशांत जी की प्रमुख लिस्टों में लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने पहले भी कई बार बारंबार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो जैसे ही जन स्वराज की सरकार आती है तो मैं जिले वासियों को वीडियो के माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप सुनिश्चित रहें, ये मेरा केवल वादा नहीं है, मैं नेता नहीं हूं, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, व्यवसायी हूं, व्यापारी हूं, और मैं जो कहूंगा वो डिलीवर करूंगा। इसलिए आप इसके लिए सुनिश्चित कर लें कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी और मुझे मौका मिलेगा, इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी, शुरुआत पहले दिन से हो जाएगी और इसका सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित जी। मैं चंपारण की तमाम जनता से ये आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये अमित श्रीवास्तव की सोच थी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, अगर लगता है कि आपके पति, आपके बेटे आपसे दूर ना हो, यहीं रहें और यहीं कुछ पैसे कमाएं, परिवार को अच्छे तरीके से चलाएं, आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो, आपका बच्चा IAS IPS बने और बहुत बड़े
उद्योगपति भी बने, छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक लगाए। आप ये चाहते हैं कि आपके जगह का, आपके घर का, आपके गांव का, आपके गली का विकास हो और आपकी संस्कृति की पताका पूरी दुनिया के रंगमंच पर फहर सके, तो आप ऐसे व्यक्तित्व को एक बार मौका दीजिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं कहूंगा कि आप विकास नहीं चाहते, आप किसी को भी चुनिए। आप स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र है, सभी के विचार स्वतंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से आप सभी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।